हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेसन प्लान एंड टीचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे क्लास 6, 7 और 8 की समरी को। और समरी को पढ़ने के साथ साथ सारे मेन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी सीक्वेंस में आज मैं बात करने वाली हूँ क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर की, जो कि आपका है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी कि इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से आपके मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं जिससे आपके जो सीटेट 2020 है उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, दोस्तों को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है आपका खरीफ क्रॉप्स, यानी कि खरीफ क्रॉप्स के बारे में जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं खरीफ क्रॉप्स की, तो जो आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं वो आपकी रेनी सीजन में बोई जाती हैं, यानी कि बरसात के मौसम में बोई जाती हैं। और अगर मैं बात करूं इंडिया में, जो आपका रेनी सीजन है वो जून से सितंबर तक आता है, यानी कि जो आपकी खरीफ क्रॉप्स है वो आपकी जून में बोई जाती हैं और सितंबर के टाइम पर ये काट ली जाती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपका लिखा हुआ है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। यानी कि ये एग्जांपल्स हैं किसके? खरीफ क्रॉप्स के। अगर मैं बात करूं कि इन चीजों से कैसे क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं, इसमें से 3 क्रॉप्स आपको दे रखी हो और एक आपको डिफरेंट क्रॉप दे रखी हो सकता है वो आपकी रबी क्रॉप दे रखी हो, और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल नहीं है। तो आप बता सकते हैं, अगर आपको ये सारे एग्जाम्पल पता होंगे तो आप बता देंगे कि कौन सा है जो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि आपका है रबी क्रॉप्स। अगर मैं बात करूं रबी क्रॉप्स की, तो रबी क्रॉप्स जो है वो आपके विंटर सीजन में बोई जाती हैं, यानी कि सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं। और जो सर्दियों का मौसम है वो आपके अक्टूबर से मार्च तक चलता है, यानी कि जो रबी क्रॉप्स हैं वो अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च के टाइम पर इन्हें काट लिया जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड। सेम क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है जैसा कि आपको मैंने अभी खरीफ क्रॉप में बताया। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि है आपका स्टेप टू एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आपके स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर लिखे हुए हैं, जिसमें आपके 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले आपको मिट्टी को तैयार करना है। नेक्स्ट स्टेप है आपका सोइंग, यानी कि बुवाई। थर्ड स्टेप है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि आपको क्या करना है कि खाद और फर्टिलाइजर को ऐड करना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है आपका इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, यानी कि आपको जो भी आपकी क्रॉप्स है उनको वाटर भी देना होगा टाइम टू टाइम, तो वो वाला प्रोसेस। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, आप जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो भी आपकी क्रॉप्स होती हैं उनमें अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, लेकिन जिनकी जरूरत हमें उस क्रॉप में नहीं होती है। जो आपके अनवांटेड प्लांट्स है उन्हीं को हम कहते हैं वीड्स, और उनसे अपनी क्रॉप को बचाना ही आपका क्या स्टेप है? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आपका नेक्स्ट स्टेप है आपका हार्वेस्टिंग, यानी कि जो भी आपने फसल है वो तैयार हो गई है और अब उसको क्या करना है? आपको काटना है। एग्रीकल्चर का सबसे लास्ट स्टेप, और आप कहूँ तो मैं आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका स्टोरेज, यानी कि जो भी क्रॉप आपने बोई थी अब उसको आपको कैसे स्टोर करना है ताकि वो वेस्ट ना हो। उसके बाद में अब मैं 1 बाय 1 करके इससे जो भी मेन क्वेश्चंस हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका टूल्स यूज्ड फॉर टिलिंग एंड प्लगिंग दी फील्ड आर फ्लग, होए, कल्टीवेटर। यानी ये तो हम जानते हैं कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सॉइल को यानी कि जो आपकी मिट्टी है उसको फसल की बुवाई के लिए कैसे तैयार किया जाता है, ये तो हमको पता है। लेकिन हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि कौन कौन से आपके ऐसे टूल्स हैं, कौन कौन से आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि आपका है टूल्स फॉर सोइंग सीड्स आर फंडल, यानी कि जो कि आपका ट्रेडिशनल टूल है। और आपकी बात करें नेक्स्ट है आपका सीड ड्रिल, जो कि आपका मॉडल टूल है। मॉडल टूल्स का मतलब हो गया कि जो आपका इस टाइम पे यूज हो रहा है वो आपके हो गए मॉडल टूल्स, और ट्रेडिशनल टूल्स जो आपके पहले यूज किए जाते थे। यानी कि अगर आपको बीजों की बुवाई करनी है तो आपको ये 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, 2 टूल्स हैं जिनका यूज करना होता है। उसके बाद में मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इनफेक्ट पूछा भी गया है। तो बात कर लेते हैं, जो पॉइंट है आपका सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर आर, कि जो आपके फर्टिलाइजर हैं यानी कि आपको हिंदी में बोलते हैं उसको उर्वरक, तो उनके एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसा पहला है आपका यूरिया, सेकंड अमोनियम सल्फेट, थर्ड है आपका सुपर फॉस्फेट, पोटाश और एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। आपको पता है कि जो पोटेशियम का सिंबल होता है वो के होता है, तो उन्हीं के सिंबल्स को लेकर आपका एनपीके बनाया गया।
तो अगर मैं बात करूं कि इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हो सकता है कि आपका इनमें से कोई एक फर्टिलाइजर का नाम लिखा हो और सेकंड आपके कुछ अलग से नाम लिखे हों, यानी कि कुछ अलग केमिकल्स के नाम लिखे हों, और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारी जो है एनसीईआरटी में दिए गए फर्टिलाइजर के नेम है, इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो क्वेश्चन पूछती है वो मोस्टली अपनी जो एनसीईआरटी की बुक्स है उन्हीं में से निकल कर आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपको बात करूं कि जो फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो फर्टिलाइजर है वो सॉइल में ह्यूमस देता है या नहीं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि जो फर्टिलाइजर के यूज से हमारी जो सॉइल है उसमें कोई भी ह्यूमस यानी नमी नहीं आती है। उसके अंदर नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि आपका है मैन्योर। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो आपका मैन्योर है वो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और वो कैसे बनाया जाता है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन से जो आपका मैन्योर है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। और जो मैन्योर है वो हमारी जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसको नमी प्रदान करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि आपका है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। तो जिसमें हम जानेंगे कि अगर हम अपनी क्रॉप में मैन्योर का यूज करेंगे एक्सेप्ट फर्टिलाइजर के, तो हमें कौन कौन से बेनिफिट्स है जो हमें मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो आपका मैन्योर होता है वो मैन्योर सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू द विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। पोर्स का मतलब हो गया आपका कि उसमें कुछ छोटे छोटे छेद पैदा कर देता है, जिससे क्या हो, जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। यानी कि मैन्योर के यूज से क्या होता है कि जो आपके फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो उनकी नंबर्स को ये इंक्रीज कर देता है। और अगर मैं यही बात करूँ फर्टिलाइजर की, तो जो फर्टिलाइजर है वो फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी मार देता है। ठीक, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इट improves द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो यानी कि जो आपके मैन्योर के थ्रू क्या होता है कि जो आपका सॉइल का टेक्सचर है वो भी इंप्रूव होता है। तो यानी कि ये सारे बेनिफिट हैं जो हमें किससे मिलते हैं, मैन्योर से मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ कि इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फ्रेंड्स मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो उनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको 4 स्टेटमेंट दी होती हैं, और उनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है या कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन सीटेट 2020 में पूछा जा सकता है कि मैन्योर से रिलेटेड कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है या राइट है। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो आप आराम से आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि आपका है इरिगेशन। आप जानते हैं इरिगेशन का मीन्स होता है कि जो भी आपकी क्रॉप है उसमें जो सफिशिएंट वाटर की नीड है उसको कंप्लीट करना ही आपका इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, तो इरिगेशन में कौन से हमारे मेथड्स हैं, उन किन मेथड्स का यूज़ करके हम इरिगेशन कर सकते हैं, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल मेथड की, यानी कि जो पहले यानी कि पुराने ज़माने में जो चीज़ों का यूज़ करके इरिगेशन यानी सिंचाई की जाती थी, वो कौन कौन से मेथड्स हैं, और जो हमारे अब मॉडर्न मेथड्स हैं यानी कि अब हमारे जो अभी आधुनिक समय चल रहा है उसमें किन किन मेथडों का यूज़ करके जो इरिगेशन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँ मोट या इसको हम पुली सिस्टम भी कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता था। सेकेंड है आपका चेन पंप का यूज़ करके। थर्ड है आपका ढेकली का यूज़ करके। फोर्थ है आपका रहट यानी लेवर सिस्टम का यूज़ करके पहले आपकी जो इरिगेशन थी वो की जाती थी। और अब की अगर मैं बात करूँ तो पहला है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि मॉडर्न मेथड में आपका पहला आता है स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा है आपका ड्रिप सिस्टम। अगर मैं बात करूँ स्प्रिंकलर सिस्टम की, तो स्प्रिंकलर सिस्टम में होता है कि टॉप पर नोजल लगी होती है जो कि आप करती है रोटेट करती है, और रोटेट करने के बाद में क्या होता है कि टाइम पर जो मेन पाइप होती है, मेन पाइप से उसमें वाटर आता रहता है, जिससे क्या होता है कि जिसके आसपास के जो प्लांट्स हैं उनमें पानी का जो छिड़काव होता रहता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ जो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसका यूज मोस्टली उन जगहों पर किया जाता है जहाँ पर वाटर की कमी होती है। इसके बाद में एक पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि जो स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स एंड कॉफी प्लांटेशन, यानी कि जो कॉफी का प्लांटेशन होता है उसमें जो आपका ये स्प्रिंकलर सिस्टम है वही यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूँ ड्रिप सिस्टम की, तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके क्या होता है कि जो प्लांट्स की रूट्स होती है उन्हीं में जाकर गिरता है। तो क्या होता है कि जो वाटर की वेस्टेज है वो भी बहुत कम होती है और प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये हमारे मॉडर्न मेथड है और ये बहुत ही यूजफुल भी होते हैं। उसके बाद मूव करते हैं अगली हेडिंग की ओर, जो कि आपकी है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारे अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है अपनी क्रॉप में और वो आपके उस क्रॉप में उगाते हैं, तो उनको हटाना, उनसे बचाना ही आपका क्या है, वीड्स से मैंने आपको बताया था, इनकी वीडिंग कहलाती है। तो टूल्स फॉर रिमूविंग वीड्स आर खुरपी एंड वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स क्या होता है, आपका एक टाइप का केमिकल है जिससे क्या होता है कि उसको क्रॉप के ऊपर
स्प्रेयर की हेल्प से स्प्रेड करके जो आपका वीडी साइड से जो वीड्स हैं उनको हटाया जा सकता है, यानी कि जो भी अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं उनको हटाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको पता है कि हार्वेस्टिंग में क्या होती है कि जब आपकी पूरी क्रॉप जो है रेडी हो जाती है कट होने के लिए तो उसको काट दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है स्टोरेज। स्टोरेज में है कि फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग एंड मेटेलिक बीन्स ऑन लार्ज स्केल स्टोर्ड इन स्लोस एंड ग्रेनरीज। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट को ध्यान रखना। इससे प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो स्टोर है ग्रेन्स को किस में स्टोर किया जा सकता है, तो आपके जूट बैग में स्टोर किया जा सकता है उसको, और मेटेलिक बीन्स हैं उनमें भी हम जो आपके फूड ग्रेन्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें लार्ज स्केल पे अपना जो भी फूड ग्रेन्स है उनको स्टोर करना है तो उसके लिए आपके सिलोस और ग्रेनरीज होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसी में ये पॉइंट था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है कि वी गॉट लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी, यानी कि जो फिश होता है उसके लिवर से ऑयल निकलता है जो कि क्या होता है जिसमें आपकी विटामिन डी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके अगर मैं बात करूं चैप्टर फर्स्ट से जो क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर था उसमें से यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीटेट 2020 पेपर 2 में। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा, मतलब जो आपकी समरी आपने कराई है तो आप देखिएगा कि इनसे अगर आप कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो आपको एक आध क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि जो आपका ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है इससे मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं लेकिन एक दो क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट पेपर 2 में। तो दोस्तों उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक, दोस्तों को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस बिल्कुल मिस ना हो पाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।